ठीक है विद्यार्थियों, सुन लो। इस वीडियो में अपन हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको पहले कुछ छूट गया था टॉपिक, हीमोफीलिया। ठीक है ना। हीमोफीलिया रोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि हीमोफीलिया रोग क्या है, किस कारण से ये रोग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हीमोफीलिया आखिरकार होता क्या है, इस बीमारी का नाम हीमोफीलिया क्यों पड़ा, इसको हीमोफीलिया क्यों कहा गया। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो हम इसको हीमोफीलिया क्यों कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, ये हीमोफीलिया नाम की बीमारी किस कारण से होती है, ऐसा क्या कारण है कि व्यक्तियों को हीमोफीलिया रोग हो जाता है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक था इस पार्ट का कि ये कौन सा रोग है। पहले तो देखो, हमने दो तीन तरह की बीमारियां पढ़ी थी इस पार्ट में। आपने इससे पहले एक बीमारी पढ़ी थी जिसका नाम जिसको आपने बोला था ऑटोसोमल डिजीज। दो प्रकार की बीमारियां होती है, एक तो होती है ऑटोसोमल, एक होती है एलोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब जो हमारे कायिक गुणसूत्रों से संबंधित होती है, क्योंकि मनुष्य के पास कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों में से दो गुणसूत्र तो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। और उन लिंग गुणसूत्रों के आधार पर ही, ठीक है ना, उन लिंग गुणसूत्रों के आधार पर ही हम बांटेंगे कि जो मनुष्य होता है उसमें कौन कौन सी ये बीमारियां होती है। अब जो कायिक गुणसूत्र है उनके द्वारा तो आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था, ऐसे कुछ कुछ एडवर्ड सिंड्रोम वगैरह पढ़ा, ये आपने पढ़ा। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र, इनमें कुछ चेंजेस या कुछ गुणसूत्र, अतिरिक्त गुणसूत्र आके जुड़ जाते थे, ये आपने पहले पढ़ा। ठीक है। अब इस क्लास में आप जो एक टॉपिक है छोटा सा हीमोफीलिया, मैंने सामने लिख दिया आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अच्छे से। ठीक है। तो ये जो बीमारी है हीमोफीलिया, है ना, ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि, रुको एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले इसका, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको हल्का सा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये याद रहे आपको, ऐसा कैसा एग्जाम में आपको लिखना रहेगा। ठीक है। मैं तो मैं ले लूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बात करते हैं इस बीमारी की, हीमोफीलिया की या रक्त स्त्रावी, ये रोग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपने समझा होगा कि जो ये हीमोफीलिया है ये दो तरह से बनता है भी, हीमोफिलस, वैसे इसको हीमोफिलस कह सकते हैं अपन, है ना। तो हीमोफीलिया का कारण क्या है, इसके बचाव क्या क्या है, किन लोगों में ये रोग होता है, क्या ये रोग सिर्फ स्त्रियों में होता है, रोग सिर्फ पुरुषों में होता है, या फिर दोनों में होता है ना। ज्यादातर अगर कहा जाए तो ये जो रोग होता है ये पुरुषों में सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, ज्यादातर ये रोग किसमें होता है, पुरुषों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि इस रोग के कारक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और एक्स गुणसूत्र पर कहाँ पर, एक्स गुणसूत्र का अप्रभावी जीन होता है। मैं आपको बता दूं कि जो अप्रभावी गुण होते हैं, आपने मेंडल के नियमों में पढ़ा है, वो अप्रभावी गुण क्या करते हैं, अपने लक्षण एक पीढ़ी में तो प्रकट नहीं करते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी जो आती है उसमें प्रकट करते हैं। आ रही है बात समझ में आप लोगों की। तो मैंने आपके सामने पूरा लिख रखा है इसको, ऐसा कैसा है आपको लिखना है पेपर में, अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं। देखो, हीमोफीलिया रक्त स्त्रावी रोग, ये हीमोफीलिया रक्त स्त्रावी रोग, इसको रक्त स्त्रावी रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में क्या होता है कि अगर ये, इस रोग में किसी व्यक्ति को जरा सा भी कट लग जाता है, थोड़ा सा भी खून उसका बाहर निकलने लगता है, तो फिर वो खून रुकता नहीं है। 5 मिनट हो जाए तो कोई बात नहीं, 7 8 मिनट 10 मिनट तक भी उसका ब्लड रुकता नहीं है। और इसके रुकने का कारण क्या है कि थक्का नहीं बनता। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारे रुधिर स्पंदन कारक, आपने पढ़ा चैप्टर 24 में पढ़ा होगा।
कि व्यक्तियों में क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। थक्का तो कब जमेगा, जब रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक वहां पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब वो रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, जब वो कारक है ही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये इस बीमारी को अपन पढ़ते हैं एक एक करिए वन कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई घाव हो जाता है ना, पहली लाइन क्या लिखी मैंने कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई घाव हो जाता है तो उसके शरीर से लगातार रक्त बहता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा दो कंडीशन में होता है। ये रोग पुरुषों में क्या होता है, घातक होता है भाई। पुरुषों में क्या होता है कि मान लो कोई चोट लग जाए, कोई ऐसा काम करने लग जाए, उससे क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, है ना, तो उस स्थिति में वो इंसान बहुत जल्दी मर सकता है। और महिलाओं में भी ये रोग होता है होने में तो, ठीक है ना, लेकिन कब होता है ध्यान देना। मैं आपको इसकी वंशागति समझाऊंगा अभी, फिर मैं इसकी भी सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसकी वंशागति मैंने इस साइड पे लिख रखी है, इस साइड पे मैं इसकी वंशागति आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसकी वंशागति होती है। देखो पहले आप इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करो, क्योंकि पेपर में सामान्य जानकारी से भी संबंधित क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपसे। तो इस रोग में क्या होता है, यदि रक्त का बहना 5 से 7 मिनट के बाद भी बंद न हो तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, या रक्त स्त्रावी रोग कहते हैं, या इसका एक और नाम दे रखा है रॉयल डिजीज। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं भाई, क्योंकि ये शाही परिवार में, ब्रिटेन का जो शाही परिवार था, ब्रिटेन का जो कौन सा परिवार था, शाही परिवार था, उस शाही परिवार में भी ये बीमारी हुई थी भाई। जो रानी विक्टोरिया थी वहां की, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, उस ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में क्या था, इसका वो सॉरी वो विक्टोरिया क्या थी, इसका वाहक थी। और उसकी जितनी भी संतानें होती थी, लगभग 50% संतानें, है ना, ठीक है ना, तो लगभग 50% जो संतानें थी वो कैसी होती थी, या तो रोगी होती थी या वाहक होती थी। जो लड़के पैदा होते थे, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी हार का कारण यही था। ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध में 1947 हार का कारण यही था कि उसके जो वंशज थे वो इस बीमारी से ग्रसित थे। अब वो लड़ने तो जा नहीं सकते, अगर लड़ने चले गए, गोली लग गई तो खून नहीं रुकेगा, ऐसी स्थिति थी। तो ब्रिटेन इंग्लैंड का एक समय पूरे संसार पे साम्राज्य था, लेकिन जैसे ही वहां के राजा की विक्टोरिया से शादी हुई, उसकी सारी संतानें कैसी हो गई, इस रोग की बात हो गई, और ब्रिटेन पड़ गया संसार में कमजोर। ये स्थिति थी पहले। इसलिए ब्रिटेन के सारे उपनिवेश, जैसे 1947 में भारत, अभी आपने इसराइल का नाम सुना होगा, भारत, इसराइल, अमेरिका, सब 1947 के आसपास क्या हो गए, आजाद हो गए धीरे धीरे करके। क्योंकि वहां लड़ने वाला कौन था, कोई नहीं था भाई। उस समय राजा का शासन था तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से तो देखो आप कि 5-7 मिनट के बाद भी रक्त का बहना यदि बंद न हो। अब आपको परिभाषा पूछे तो क्या लिखना कि यदि किसी व्यक्ति में रक्त का बहना 5-7 मिनट या इससे अधिक समय तक भी बहना बंद न हो तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है। आप देखो, यह रोग एक लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन, लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो कि एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। अब आप देखना, स्त्री और पुरुषों में इस बीमारी में क्या क्या फर्क आएगा, अभी मैं आपको वंशागति समझाऊंगा, तो उसमें आप इसको इस बात को करेंगे। एक लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न मतलब यह है कि हमारे 44 गुणसूत्रों पर इसका कोई भी जीन नहीं होता है। हमारे जितने भी ऑटोसोम होते हैं, 44 साइक गुणसूत्र होते हैं, 44 मत बोलो तो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उन 22 जोड़ी गुणसूत्रों पर इस रोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ लिंग संलग्न जीन के कारण होता है। अब लिंग संलग्न भी कौन सा, हमारे आपको पता है कि 2 प्रकार के तो हमारे पास ये गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, उसमें से एक तो प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। एक सामान्य जीन होता है महिलाओं में, और एक होता है असामान्य जीन। दोनों, अब आप तो जो एक्स एक्स दोनों एक ही होने, ये एक्स एक्स अलग अलग है भाई। दोनों के दोनों एक्स क्या होते हैं, आकार में, प्रकार में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक्स और वाई की बात करते हैं तो पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र है। अगर पुरुषों में एक जीन भी अप्रभावी आ गया तो बोलो पुरुष क्या रोगी नहीं होगा। महिलाओं में ऐसी स्थिति ले लो, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस जगह देखना। ये स्थिति अपने पास, यदि एक्स और एक्स है तो आपको पता है सामान्य महिला, है ना। अगर एक्स के पीछे मैं यहाँ सी लिख देता हूँ, कैरियर, कैरियर मतलब वाहक। यदि महिला के गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र में भी यदि, ध्यान देना, दोनों एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र में यदि
वो उसका जीन उपस्थित हो, अप्रभावी जीन उपस्थित हो, तो महिला क्या होगी, इसकी वाहक होगी, अर्थात रोग फैलाएगी। अगर दोनों ही क्या हो, अप्रभावी जीन हो, दोनों ही जीन क्या हो, अप्रभावी हो, तो ऐसी स्थिति बहुत घातक होती है और महिला क्या होती है, इसकी रोगी होती है। क्या होती है, रोगी। महिला जब रोगी होगी तो क्या होगा, 12-13 साल तक की आयु तक तो वो जीवित रहती है। लेकिन क्या होता है, जब उसकी प्रथम बार मासिक चक्र आता है, तो कोई बता सकता है प्रथम बार मासिक चक्र आता है उसको क्या कहते हैं? आपने पढ़ी होगी एम्ब्रियोलॉजी। प्रथम बार जो मासिक चक्र आता है उसको क्या बोलते हैं? याद है आप लोगों को तो बताओ, बताओ उसको क्या बोलते हैं? प्रथम बार मासिक चक्र को, अंतिम बार मासिक चक्र को, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। मैं रिवीजन कराऊंगा आपकी इस यूनिट की। मैं सोच रहा हूँ कि ये आप मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं आपकी थोड़ी थोड़ी रिवीजन करा देता हूँ, है ना। कल मैंने वीडियो बनाया था, पता नहीं मेरे हाथ से डिलीट हो गया, है ना। तो बताओ भाई मुझे, क्या कहते हैं प्रथम बार मासिक चक्र को क्या कहते हैं? बोलो। पता नहीं है, पता नहीं है। प्रथम बार मासिक चक्र को बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। आपने पढ़ा नहीं पाठ को? नहीं, याद नहीं है, फिर ऐसा ही है। आया कि नहीं आया याद, बोलो। याद आया कि नहीं आया, बताओ। मेनार्की। प्रथम बार मासिक चक्र को मेनार्की कहा जाता है, और लास्ट बार मासिक चक्र होता है उसको रजो निवृत्ति कहा जाता है, जो कि 50 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। ठीक है ना। तो ये मेनार्की, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब प्रथम मेनार्की अवस्था आती है ना, प्रथम मेनार्की अवस्था आती है, तो उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में जब रक्त स्त्राव होता है, तो उस अगर वो महिला रोगी, में वहां की बात नहीं करा, अगर महिला में दोनों ही अप्रभावी जीन है, दोनों ही अप्रभावी जीन है, दोनों ही रोग के जीन है, दोनों एक्स गुणसूत्रों पर इस हीमोफीलिया के जीन है ना। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का नहीं बनाने वाले, ये इसका मतलब ये रक्त का थक्का नहीं बनाने वाले जीन है, तो इसका मतलब उस महिला की जब प्रथम बार मासिक चक्र होगा तो रक्त स्राव नहीं रुकेगा और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये होता है रोगी महिलाओं में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों ही जीन अप्रभावी हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके, मैं यहाँ तक समझा रहा हूँ आपको कि यह रोग एक लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो कि एक्स गुणसूत्र पर, वाई पे नहीं होता कुछ भी, वाई पे इसका कोई असर नहीं होता, ये ओनली एक्स गुणसूत्र से संबंधित होता है। इस रोग से पीड़ित मनुष्यों में, अगर इस रोग से पीड़ित कोई मनुष्य है, तो उसमें रक्त स्कंदन कारकों का अभाव होता है। अब कारण क्या है, आपसे पूछे कि हीमोफीलिया का कारण क्या है, आपसे एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाए कि हीमोफीलिया रोग क्यों होता है, तो हीमोफीलिया रोग इसलिए होता है क्योंकि हीमोफीलिया के रोगी व्यक्तियों में, सुनना ध्यान से, हीमोफीलिया के रोगी व्यक्तियों में रक्त का थक्का जमाने वाले, रक्त स्कंदन करने वाले कारक, जैसे स्कंदन कारक फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैल्शियम वेल्शियम, ऐसे बहुत सारे थे, इन कारकों का क्या होता है, अभाव होता है। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों का क्या होता है, अभाव होता है। ये बात याद रखना, इसके सबसे मुख्य कारण यही है कि रक्त स्कंदन कारकों का अभाव होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति के बेचारे का हीमोफीलिया हो ही गया, तो बचाएंगे कैसे? तो उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है, जब चोट लगती है तो सबसे पहले उनको बाहर से रक्त स्कंदन करने वाले कारकों का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उस व्यक्ति में रुधिर का थक्का जम सके, है ना, ये किया जाता है। ये रोग पुरुषों में होता है मुख्यतः, महिलाओं में भी होता है भाई, ऐसा ही नहीं कि पुरुषों में हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है पुरुषों में होता है, नहीं, ये महिलाओं में भी होता है, लेकिन बहुत कम चांस, 1% चांस है। ये रोग पुरुषों में होता है, तथा महिलाएं इसकी वाहक होती है, महिलाएं वाहक होती है। महिलाएं क्या होती है, वाहक। महिलाएं इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण देकर समझाऊं कि यदि एक सामान्य पुरुष है, उस सामान्य पुरुष का विवाह हो जाता है एक महिला से, और वो महिला क्या है, हीमोफीलिया की वाहक है, रोगी नहीं है, या रोगियों वाहक, रोगी होगी तो वाहक जरूर होगी, ये बता दो मैं आपको। अगर कोई महिला हीमोफीलिया की रोगी है तो वो वाहक जरूर होगी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि कोई महिला यदि हीमोफीलिया की वाहक है तो वो रोगी होगी, नहीं। हीमोफीलिया की रोगी तो वाहक भी होगी और रोगी भी होगी, लेकिन किसी महिला को हीमोफीलिया के सिर्फ उसके पास वाहक होते हैं, ध्यान देना। तो ये रोग महिलाओं में होता है,
तथा महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। कभी कभी महिलाएं इसकी रोगी भी हो जाती है। इसे रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम क्या था, विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम है विक्टोरिया। उस विक्टोरिया में क्या था, इस रोग की वाहक थी, सॉरी, और यह रोग शाही परिवार में कई पीढ़ियों तक होता रहा। शाही परिवार यानी इंग्लैंड का जो शाही परिवार था, उस शाही परिवार में ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय तक चली आ रही है। अब आपको बता दूं कि एक जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान रहा था स्टीवा, उसमें भी ये बीमारी थी। तो स्टीवा में भी ये बीमारी कई सालों तक चली थी। ठीक है, तो बात को आप अच्छे से समझना। क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसे रॉयल बीमारी कहते हैं। आपसे पूछे कि रॉयल बीमारी क्यों कहते हैं, तो रॉयल बीमारी कहने का सबसे मुख्य कारण यही है कि इस रोग की वाहक महारानी ब्रिटेन की थी, विक्टोरिया। वो इसकी वाहक थी और उसने ये बीमारी उसके संततियों में प्रदान करी, अर्थात इंग्लैंड के जो राजकुमार हुए, उन राजकुमारों में ये बीमारी हुई और उनकी जो राजकुमारियां हुई वो राजकुमार इस रोग की वाहक हुई गई। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रोग कई पीढ़ियों तक होता रहा। हीमोफीलिया से बचने के लिए रोगी को रक्त स्कंदन करने वाले कारकों का इंजेक्शन लगाया जाता है। रक्त स्पंदन करने वाले कारकों का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आप नोट्स नहीं लिखे हो आप लोगों ने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि जो देख रहा है वो तो पढ़ेगा लिखेगा। ले लो फटाफट तीनों बच्चे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना आप लोग, पढ़ना चाहो तो इस तरीके से इसको। मैं भी और समझाऊंगा आपको आगे, देखिए मिटाऊंगा मैं इधर वाला। ले लिया क्या? एक और बचा। हाँ देखो, ये आपको सामान्य जानकारी समझ में आ गई ना भाई। इसकी क्या है सामान्य जानकारी? सबसे सामान्य जानकारी ये है कि इस रोग में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होते हैं और कारकों का अभाव होता है। ये रोग पुरुषों में होता है, महिला इसकी वाहक होती है। इसे रॉयल बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया, वो इसकी वाहक थी और उसने अपने राजकुमारों में, अपने वंशजों में इस बीमारी को कई पीढ़ियों तक फैलाया। तो आज भी बीमारी है, आज भी है भाई, ऐसी बात मत सोचना कि आज नहीं होगी। तो आज भी ये बीमारी है और हीमोफीलिया से अगर किसी को बचना है तो बचने के लिए आपको रक्त स्कंद कारकों का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि महंगा होता है भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सामान्य जानकारी थी। अब सामान्य जानकारी के बाद में आपको इस हीमोफीलिया के बारे में और बताना चाहता हूँ। देखो देखो इसको यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, चेकर बोर्ड बना। देखो हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है, वंशागति पे ध्यान देते हैं अपन। वंशागति देखो, ये आपको पता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास एक जीन होते हैं, एक जीन के कितने विकल्प होते हैं, दो युग्म विकल्प होते हैं कि नहीं होते? तो इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारे पास कोई गुणसूत्र है, एक्स पे होता है। अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास दोनों एक्स गुणसूत्र है तो सामान्य महिला होगी भाई। कैसी महिला होगी? सामान्य महिला होगी, याद है आप लोगों को। यदि हमारे पास एक्स वाई है तो वो कैसा पुरुष होगा? सामान्य पुरुष होगा। क्या होगा? सामान्य पुरुष। अब इसमें से एक तो प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। ध्यान देना, एक तो क्या होता है, प्रभावी, एक तो क्या होता है, प्रभावी जीन होता है और एक होता है अप्रभावी जीन। तो इन दोनों में से जो अप्रभावी वाला होता है, इस अप्रभावी जीन के ऊपर, ठीक है ना, इस अप्रभावी जीन के ऊपर ही हीमोफीलिया की बीमारी का जीन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी के, लेकिन मान लीजिए ये महिला है, अगर मैं यहाँ सी लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये एक जीन क्या है, इस एक जीन पर यानी एक गुणसूत्र पर इसके रोग के जीन उपस्थित है, कारक उपस्थित है। तो इसको बोलते हैं अपन वाहक महिला। क्या बोलते हैं? वाहक महिला, है ना। अगर ये मैं ऐसे कर देता हूं, अगर ये कोई पुरुष है, यहाँ पर अगर मैं इसमें ये जीन बैठा देता हूँ हीमोफीलिया वाला, अप्रभावी जीन,
तो ये क्या हो जाएगा, रोगी पुरुष होगा। क्या होगा, रोगी पुरुष। ठीक है, ये रोगी पुरुष होगा। लेकिन यदि दोनों पे ही क्या हो, अप्रभावी जीन उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगी, रोगी महिला होगी। और जब ऐसा जीनोटाइप होगा, है ना, जब ऐसा जीनोटाइप होगा तो उस स्थिति में जो महिला होगी वो वयस्क होते ही क्या हो जाएगी, जब वो वयस्क हो जाएगी तो वयस्क होते ही वो मर जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होता है। एक्स गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन होता है उसी के कारण ये बीमारी होती है। और पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इसीलिए पुरुष क्या होता है, पुरुष तो वाक होगा, यानी पुरुष तो क्या होगा, इसका रोगी होगा, क्योंकि ये तो और जगह से आया है ना। कहाँ से आया, और जगह से। तो पुरुष बेचारा, ये देखो यहाँ पर ये पुरुष है, इसका क्या होगा, ओनली रोगी होगा भाई। क्या होगा, रोगी। और महिला ये क्या होगी, इसकी वाहक होगी। ये वाहक और ये रोगी। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे। अगर महिला रोगी होगी तो पक्का है वो वाहक भी जरूर होगी। बात को समझ रहे हो ना आप लोग। आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों की बात समझ में, मैं समझा रहा हूँ जो। बताओ अभी तक समझाया जो आया कि नहीं आया, बताओ पहले। बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों के, कि पहले तो ये बताओ, बताओ मुझे कि रोग कौन फैलाएगा, रोग महिला फैलाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो जानबूझ के नहीं फैलाएगी, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको जन्मजात ये गुणसूत्र मिला है, जन्मजात ये जीन मिला है उसका, वो क्या करे, है ना। पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं भाई। तो इनमें से एक अप्रभावी होता है, जबकि यदि दोनों ही जीन अप्रभावी हो तो ऐसी महिलाएं वयस्क होने पर मर जाती है। और क्योंकि मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, मासिक चक्र के दौरान रक्त स्त्राव बंद नहीं होता है, ये बीमारी है भाई। मासिक चक्र के दौरान रक्त स्त्राव बंद नहीं होता है। यदि, है ना, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां, मान लो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाता हूँ चेकर बोर्ड से। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, ये इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है XHOY, ठीक है ना। तो हीमोफिलिक, ठीक है ना, हीमोफिलिक महिला है। सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा ये लिख दिया यहाँ पे, एज नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा ही कर दिया, रोगी पुरुष। यहाँ भी मुझे सही लिखना चाहिए था, मैंने सारा केरे लिख दिया, रोगी पुरुष और हीमोफिलिक। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैंने थोड़ा रोग लिख दिया था उसमें, देखो ध्यान देना थोड़ा सा उसमें। तो ये मान लीजिए कोई पुरुष है जो रोगी है, क्या है ये, रोगी पुरुष है। अब इसको ऐसे समझो आप लोग, है ना, एक पुरुष है जो रोगी है ना। अब उसकी शादी मान लीजिए किसी सामान्य स्त्री से हो जाती है, तो क्या स्थिति बनते हैं, देखो किसी सामान्य स्थिति से उसकी शादी हो जाती है। तो अब आप मुझे बताएंगे तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, देखो इसके युग्मक, ये तो जनक हो गए, ये युग्मक बनाओ। युग्मक में बनेगा एक्स एच और वाई, यहाँ बनेगा एक्स और एक्स। अब चेकर बोर्ड की सहायता से आप चेक करके देखो, दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है कि नीचे, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ चलो, है ना। तो मैं चेकर बोर्ड बना के आपको बताता हूँ किस प्रकार से क्या होगा। मान लीजिए, मान लीजिए इधर तो क्या लिखा है मैंने, पुरुष, और इधर लिखा मैंने महिला। महिला क्या है इस टाइम पे, महिला ऐसी है सामान्य, महिला के कोई बीमारी नहीं है, ध्यान देना, महिला की कोई बीमारी नहीं है। अब देखना आगे क्या होता है, महिला में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पुरुष क्या है, पुरुष इसका क्या है, रोगी है। ध्यान देना, पुरुष क्या है इसका, रोगी है। ये पुरुष रोगी हो गया एक्स से, और ये वाई। अब आपको ये देखना है कि जो महिला होगी वो कैसे क्या होगा। पुरुष रोगी है, पुरुष क्या है, रोगी है। इन इसमें समझना थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से बताता हूँ मैं आपको। चलो बताओ, एक्स हो गया और एक्स एच एक्स हो गया, फिर ये दूसरा क्या हो गया, एक्स एच एक्स हो गया, इधर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, इधर भी एक्स वाई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये एक रोगी पुरुष होता है, उस रोगी पुरुष की स्थिति किसी सामान्य महिला से होती है, तो 50% पुत्रियां, 50% पुत्रियां तो हीमोफिलिक होगी, यानी इस रोग की वाहक होगी, बाद में जाकर के वाहक बन जाएगी वो, है ना। और 50% क्या होंगे, सामान्य होंगे। तो एक प्रकार का जीनोटाइप बनता है यहाँ पर। एक और करके अपन देखेंगे, अभी पहले इसको समझते हैं।
देखो, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां इस रोग की क्या होती है, वाहक होती है, क्योंकि इन्हें एक्स गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। क्या होती है, वाहक होती है। वाहक क्यों होती है, क्योंकि इनको जो एक्स गुणसूत्र मिलता है वो पिता से मिलता है भाई, है ना। और पिता को पता है पिता का जो एक्स गुणसूत्र मिलता है, तो उस एक्स गुणसूत्र से ये क्या बन जाएगी, वाहक बन जाएगी, रोगी नहीं बनेगी। केवल क्या बनेगी, वाहक बनेगी, रोगी नहीं बनेगी। चलो बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आपके, बताओ भाई बताओ। चलो मैं एक और चेकर बोर्ड से बताऊं आप लोगों को। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां इस रोग की वाहक होती है। चलो एक बार ये दो तीन बातें यार रटने वाला है, कुछ करना नहीं है आप लोगों को। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां इसकी वाहक होती है, क्योंकि उन्हें एक्स गुणसूत्र पिता से मिलता है, इसीलिए तो वाहक है वो। गुणसूत्र कहाँ से मिल रहा है उनको, उनको गुणसूत्र पिताजी से मिल रहा है, इसलिए वो वाहक होगी। अगर माता से मिलता तो रोगी भी, है ना। देखो कैसी स्थिति हुई यहाँ पर, यहाँ स्थिति देखो, ये वाहक क्यों हुई। यहाँ पर पिताजी के गुणसूत्र ये एक्स वाई, है ना, और माता जी के गुणसूत्र क्या है यहाँ पर, एक्स और एक्स। इनको एक्स गुणसूत्र मिला तो किससे मिला, पिताजी से मिला। किससे मिला, पिताजी से, इसीलिए ये एक्स एच वाई, एक्स और एच एक्स बन गया, इसीलिए वाक होगी। मान लो इनको एक्स गुणसूत्र किससे मिलता, माता से मिलता, ठीक है ना। माता से कैसे मिलेगा, एक पिताजी से मिलेगा और एक इनसे मिलेगा, दोनों से मिलेगा, ये तो पक्का है ना। तो एक पिता से एक माता से मिलता है, तो इनको मान लीजिए दोनों ही माता से मिलते हैं। होता है कभी ऐसा, बताओ, क्या दोनों ही गुणसूत्र माता जी से मिल जाएंगे, बताओ, क्या अलग अलग मिलेंगे, क्या दोनों गुणसूत्र माता से मिल सकते हैं क्या, एक मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, एक। तो इसकी बात करता हूँ एक बार और, मैं वंशागति बताता हूँ आप लोगों को, कि मान लीजिए ये कोई पुरुष है, ये पुरुष है एक्स एच वाई, यानी ये क्या है, रोगी पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष है। कैसा है, हीमोफिलिक पुरुष। और इसकी शादी हो जाएगी एक हीमोफिलिक महिला से। किससे हो जाएगी, हीमोफिलिक महिला से इसकी शादी हो जाती है। तो बनने वाली संततियां कैसी होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक चेकर बोर्ड और देखना आप लोग, है ना। तो इसको मैं बनाता हूँ चेकर बोर्ड की सहायता से, फिर देखना एक बार और क्या लक्षण आते हैं अपने सामने। ये ऐसे ही प्रश्न आएगा भाई आपके पेपर में, ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि ये ब्लड से संबंधित भी है। और आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मान लीजिए बताओ, यदि इस रोगी पुरुष के का विवाह इस हीमोफीलिया वाहक महिला से हो जाए, वाहक है भाई, वाहक से हो जाए, तो ये तो क्या लक्षण प्रकट होंगे। तो यहाँ पर आप देखना अभी थोड़ी देर में क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं बाहर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुरुष के एक्स एच और ये वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स एच महिला और एक्स। अब आप देखना क्या स्थिति बनेगी, आप बताओ पहले वाले में क्या बनेगा, एक्स एच और एक्स एच, इससे क्या बनेगा, एक्स एच और वाई बनेगा। इससे क्या बनेगा, एक्स एच और एक्स, और इससे क्या बनेगा भाई, नॉर्मल एक्स और वाई। तो क्या जीनोटाइप क्या फिनोटाइप बना, आप खुद देख सकते हो। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर चार प्रकार की चीजें हमको मिली। ये सबसे पहले ये वाला जीनोटाइप हमको मिला, इसका मतलब तो क्या बनी, रोगी महिला। इसका मतलब क्या हो गया, वाहक महिला। इसका मतलब क्या हो गया, रोगी पुरुष। और इसका मतलब क्या हो गया, सामान्य पुरुष। एक ही है किस्मत वाला, यही है केवल किस्मत वाला भाई, लास्ट में बचा जिसकी की किस्मत है कि वो सामान्य रह गया। ऐसे बचते हैं फिर। अब ये पुरुष क्या करेगा, इस पुरुष की शादी किसी सामान्य महिला से होनी चाहिए, नहीं तो अगर वापस हीमोफीलिया वाले से हो जाएगी तो फिर ये बीमारी चलती रहेगी। तो चार संतानों में से तीन संतानें तो इस रोग से ग्रसित हो सकती है। एक तो महिला हो सकती है, एक पुरुष इसका रोगी हो सकता है, और एक महिला इसकी वाहक, एक ये वाहक तो दोनों होगी। इस प्रकार से तो पुरुष इस रोग का क्या होता है, वाहक नहीं होता, क्योंकि अप्रभावी। भाई यहाँ पर दो जीन है ना, ये जीन कैसा हो गया, ये तो प्रभावी हो गया और ये अप्रभावी हो गया। यहाँ पुरुष की ले लो, ये वाला जीन देखो, दो जीन है एक्स एच और वाई, एक जीन प्रभावी एक जीन अप्रभावी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बीमारी होगी हीमोफीलिया। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, इस रोग में आधे पुत्रों में और आधी संतानों में ये रोग हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझे, मैंने आपको पूरा समझा दिया हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है। पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है,
और जबकि स्त्रियों में 2x गुणसूत्र होते हैं, इनमें से एक अप्रभावी होता है, और जबकि यदि दोनों ही जीन अप्रभावी हो महिलाओं में, तो फिर उनमें भी जब वो महिलाएं वयस्क होगी ना, जब वो बड़ी होगी तो उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मासिक मासिक चक्र के दौरान क्या होगा, उनका रक्त स्त्राव नहीं रुकेगा, बंद नहीं होगा, इसलिए उनकी मौत हो जाएगी। अगर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, इसकी वाहक होती है। अगर किसी पुरुष को ये रोग है, ध्यान देना, किसी पुरुष को ये रोग है तो उसकी जो बेटियां पैदा होगी, तो वो बेटियां जो होगी ना, इसकी वाहक पैदा होगी, अर्थात वो आगे इस बीमारी को फैलाएगी। फिर देखना, यदि इन पुत्रियों की शादी, अगर ये बीमार पुत्रियों की, बीमार नहीं, वाहक, सॉरी, वाहक पुत्रियों की शादी यदि सामान्य व्यक्ति से हो जाए, तो उसकी आदि संतति क्या हो जाएगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, जीनोटाइप वगैरह, इनको आप याद रखना। तो बताओ भाई, हीमोफीलिया में किसी को अब कोई समस्या हो तो बताओ। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बोल दो, फिर कल अपन एक और क्लास ले लेंगे। 2 बीमारियां और बच रही है, उन दोनों बीमारियों पे बना लेंगे वीडियो क्लास। देखो मैं लिख लेता हूँ, इससे थोड़ा टाइम बच जाता है, आप लोगों को समझाना भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, और लिखने में वो आधा घंटा ऐसे लग जाता है ज़्यादा। बोलो भाई, आए कि नहीं बात समझ में? किसी को कोई इसमें पूछना हो तो बताओ भाई। ये आपके थोड़ा सा बच रहा है, इसको पूरा करने के बाद आपकी रिवीजन चलाएंगे। 10वें चैप्टर का नाम लिया है तो समझना, 10वां चैप्टर भी समझा देंगे आपको। बोलो भाई बोलो, कोई प्रॉब्लम? पूछ लो भाई, अभी तो फ्री है अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, जी हाँ, कोई समस्या तो नहीं है ना? आ जाएगा नहीं, मोफीलिया कर दोगे ना? वो तो मैंने जो बोर्ड पे स्क्रीनशॉट लिया है ना, वही लिखना है आप लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं लिखना, इसमें दे नहीं रखा ज्यादा डिटेल से। आप तो केवल स्क्रीनशॉट लिया है, वही लिखना पेपर में, ये मैंने समझा रखा है, ऐसी कोई नहीं है ना? तो ये हीमोफीलिया की बीमारी है। इसके अलावा एक वर्णांतता है, वो भी आप ऐसे कैसे याद रखना, वर्णांतता में भी ऐसा होता है। ठीक है ना? वर्णांतता में भी सेम टू सेम है, उसमें भी महिलाएं क्या होगी, वाहक होगी। ठीक है। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, एक एक पढ़ लेते हैं आप, क्योंकि नेट देखो कम आता है, नेट बहुत जल्दी, पता नहीं जाने क्या हो रहा है कुछ। पहली बार पहले तो नेट अपना बहुत चलता था, लेकिन पता नहीं अभी आपकी आधे घंटे की क्लास में आधा नेट खत्म है, 1 घंटे की क्लास ले लूँ तो नेट ही नहीं बचेगा बिल्कुल। ठीक है। ठीक है भाई, चलो, है ना? ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और करते रहो आप ट्यूशन। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे मैसेज कर दो, ट्यूशन नहीं आए करे तो, नहीं पढ़ने वाला का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, देखो। ठीक है, चलो।